नमस्ते दोस्तों, SR एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों की तरह आज एग्ज़ाम हुआ था 16 मार्च 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। उन क्वेश्चनों को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, आप आगे पढ़ के जाएँ तो जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इनसे ही संबंधित पढ़ के जाएँ। इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ से मैंने पहले भी बताया था, दुर्गों से, चित्रकला से, जनगणना से अधिकतर प्रश्न आ रहे हैं और करंट अफेयर्स के अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ही आधार पर आप है जो पढ़ के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो पेपर आया था उसके बारे में। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को यह लागू हुआ था और देश में हुआ था अप्रैल 1993 को। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कैला देवी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? कैला देवी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। कैला देवी का मंदिर करौली में है। आगे हम बात करते हैं, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रूणेचा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रूणेचा। रामदेवरा के बारे में जानते हैं। रामदेवरा को रूणेचारा धणी के नाम से भी जाना जाता है और बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जाता है और रामसा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका जन्म उंडुका समेर बाड़मेर में हुआ था 1462 ईस्वी में। इनका जन्म उंडुका समेर बाड़मेर में 1462 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तंवर राजपूत थे। इनके पिता का नाम है अजमाल राजपूत। इनकी माता का नाम है मैणा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कांडला बंदरगाह से जुड़ा हुआ है? NH15 और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे हैं। NH15 की हम बात करते हैं। NH15 है वो कांडला जो बंदरगाह है उससे जुड़ा हुआ है। NH15 श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से गुजरात होते हुए कांडला बंदरगाह तक जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है? NH15। राजस्थान में सबसे लंबा NH है NH15। आगे हम बात करते हैं, चावड़ा राजवंश का शासन कहाँ था? चावड़ा जो राजवंश था उसका शासन कहाँ था? भीनमाल में। स्वरूप सागर तालाब कहाँ है? उदयपुर में। जो नदियाँ और तालाब हैं, बांधे हैं, उनसे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने नदियों, तालाब, बांधों का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यपुर किस स्थान का प्राचीन नाम था? सांचौर का। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है भरतपुर दुर्ग कि इसका निर्माण किसने व कब करवाया था। भरतपुर दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था 1733 ईस्वी में। यह एक अजय दुर्ग है जिसको कोई नहीं जीत सका था। इस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। 1805 ईस्वी पे इसने अंग्रेजों ने
आक्रमण किया था। अंग्रेज इस दुर्ग को लेने आए थे, लेकिन वो इसे जीतने में असफल रहे थे। बाद में भरतपुर दुर्ग में जब राजगृह में कलेश चल रहा था, तब अंग्रेजों ने इसके ऊपर धोखे से वार किया था और इसको जीत लिया था। राजस्थान में प्रसिद्ध उषा मंदिर कहाँ स्थित है? बयाना में। बयाना भरतपुर में ही पड़ता है। बयाना भरतपुर में पड़ता है। राजस्थान में ग्वार सर्वाधिक कहाँ होता है? नागौर में। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। राजस्थान में 1993 से 98 तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया था, कौन था? मानसिंह। मानसिंह कहाँ का राजा था? आमेर का। अगला क्वेश्चन है, भपंग वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? भपंग वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें है मेवात, अलवर। मेवात, अलवर एक ही है। अगर ऑप्शन में मेवात है तो मेवात को राइट करना है, और अगर अलवर है तो अलवर को राइट करना है। भपंग कैसा होता है? यह डमरू की आकृति का होता है। डमरू की आकृति का होता है, तुम्बे का बना हुआ होता है। भपंग को जोगी जाति के लोग बजाते हैं। जोगी जाति के लोग बजाते हैं। प्रसिद्ध जो भपंग वादक था वो था जहूर खां। जहूर खां। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, रमेश चंद्र ओझा ने की थी। 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने की थी। राजा बख्तियार सिंह की छतरी कहाँ है? अलवर में। राजा बख्तियार सिंह की छतरी कहाँ है? यह अलवर में है। और इससे संबंधित अगर पूछ लिया जाए, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। अगर 80 खंभों की छतरी पूछे, 80 खंभों की छतरी पूछे तो भी मूसी महारानी की छतरी है। 80 खंभों की छतरी भी मूसी महारानी की छतरी को कहते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण, ये मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा विनय सिंह ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा था। और कटारगढ़ दुर्ग है, इसको ही मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था। और कटारगढ़ दुर्ग है, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जो कि कटारगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल थी। कटारगढ़ दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल थी। आगे हम बात करते हैं, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस स्थान पर नेहर खां की मीनार है? नेहर खां। किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है? कौन से जिले में है? कोटा जिले में। पशु जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? सर्वाधिक है बाड़मेर में, 44.71 लाख। दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, 33.28 लाख। अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड पशु जनगणना के 2012 सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर का है 5.28 लाख, 5.28 लाख सबसे कम पशुधन पूछा जाए तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ है? राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में। इसको सिटी पैलेस, सिटी पैलेस भी कहा जाता
है। ये वर्तमान में राज परिवार का निवास स्थान है। वर्तमान में राज परिवार का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालावाड़ जिले में है। इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजा मंदिर कहा है। यह मंदिर है जो खजुराहो शैली में बना हुआ था या है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? भीनमाल को गुर्जरों ने अपनी राजधानी बनाई थी। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। विराटनगर का उत्खनन किसने कराया था? दयाराम साहनी ने। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। गंगानगर हनुमानगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी आया था, उसमें मैंने बताया था गंग नहर। इनका जो प्रमुख सिंचाई का साधन है वो है नहर। गंग नहर वहां से गंगानगर से होके निकल रही है, ठीक है। और गंग नहर से ही गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। सर्वाधिक सिंचाई नहर से गंगानगर में होती है, लेकिन हनुमानगढ़ में भी नहर से ही सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक मीनार मस्जिद स्थित है। एक मीनार का मस्जिद राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर में। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की थी? हाड़ौती क्षेत्र कौन सा आता है? जो पूर्व और दक्षिण का जो ये भाग होता है, जिसमें कोटा, झालावाड़ और बारा, सवाई माधोपुर और करौली का छोटा छोटा सा भाग इसमें आता है। इसकी स्थापना कब व किसने की थी? 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने। 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा कहाँ है? पिछोला झील में। नटनी का चबूतरा वहाँ पर इसलिए बना था क्योंकि जब पिछोला झील का निर्माण कार्य चल रहा था तो वहाँ पर एक नटनी की जो जान चली गई थी, इसलिए वहाँ पर महाराजा ने नटनी का चबूतरा बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये था आज का 16 मार्च 2018 का जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अभी साइंस वाले सर आएंगे और वो आपसे साइंस के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, मेरा साथ बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद। और जो आप एग्ज़ाम देने जाओ वो एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे वो मुझ तक आप ज़रूर शेयर करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, कई बार कमेंट आए कि आपके व्हाट्सअप नंबर क्या है। हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 84 449 332। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है SR एकेडमी के ये व्हाट्सअप नंबर है और आप इन व्हाट्सअप नंबरों को ऐड कर लीजिए। और जो एग्ज़ाम देने जाए वो जो भी क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन जितना भी याद रहे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5-6 जितना भी याद रहे वो आप हम तक शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस 16 मार्च 2018 के पेपर में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आप द्वारा भेजे गए हैं उनके बारे में। कुछ दोस्तों जो आज एग्ज़ाम देके आए थे उन्होंने हमारे लिए कुछ क्वेश्चन सेंड किए जनरल साइंस के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कहते हैं। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम के बारे में कुछ और बातें हैं, अब वो भी जान लीजिए। जड़त्व के नियम को परिभाषित करें तो जड़त्व का नियम विराम अवस्था, कोई वस्तु अगर गतिशील है
जड़त्व के नियम को, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति अवस्था में, अपनी गति की अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में, तो वह विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। यही क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। इसी के कारण आपने कई बार देखा होगा कि आप जब चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बस से आप जब नीचे उतरते हो तो हमेशा लोग कहते हैं कि चलती हुई बस के साथ में थोड़ी समय के लिए दौड़ना चाहिए। क्यों दौड़ना चाहिए? कि जैसे ही आप चलती हुई बस से नीचे की ओर कूदते हो तो आपके पैर, जैसे पैर जमीन को या पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, धरती को स्पर्श करते हैं, तो पैर कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हैं? विराम अवस्था में पहुंच जाते हैं। पैर विराम अवस्था में चले जाते हैं, परंतु ऊपरी शरीर कैसी अवस्था में रहता है? बस की गति की अवस्था में ही रहता है। यानी कैसी अवस्था? गतिशील अवस्था में ही बना रहता है। इसके कारण आप आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है कि हमेशा बस से जब नीचे उतरते हो तो थोड़ी दूर तक आपको बस के साथ में ही दौड़ना चाहिए। वो क्यों दौड़ना चाहिए? वो किस कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। इसके अलावा गति के कुछ और नियम भी हैं। गति का द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम की बात करें तो गति के द्वितीय नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। याद रखना, गति के द्वितीय नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे समझने के लिए आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब कोई तैराक पानी में तैरता है, जब आप पानी में तैरने जाते हो तो क्या करते हो? आप पानी को अपने हाथों से पीछे को धकेलते हो, पानी को अपने हाथों से पीछे को धकेलते हो, हाथों से। तो पानी क्या करता है? पानी आपको आगे की ओर धकेलता है, इसी कारण आप तैर पाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कैसे? हाथ ने क्रिया करी किसके ऊपर? पानी के ऊपर। पानी को क्या धकेल दिया? पीछे की ओर धकेल दिया। तो पानी ने क्या किया? पानी ने प्रतिक्रिया करी और आपको आगे को धकेल दिया। इसी से आप आसानी से पानी में तैर सकते हैं। तो किस कारण होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है, या न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ये ऐसा होता है। आगे बात करते हैं। एक अश्वशक्ति 740 वॉट के बराबर होती है। ये मैं आपको मेरी वीडियो है जो लाइव क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स की, उसमें मैंने बता चुका हूँ। ग्रुप RRB ALP व ग्रुप डी के लिए जो लाइव क्लास हैं उसमें मैंने एक बताया है कि एक अश्वशक्ति 740 वॉट के बराबर होता है। एक चीज़ और याद रखनी है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के अंतराल बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कह लो या हेली धूमकेतु कह लो, धूमकेतु कह लो या हेली पुच्छल तारा कह लो, एक ही चीज़ है। यानी कॉमिक की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमिक। तो ये कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पश्चात दिखाई देता है। जो पिछला धूमकेतु की बात की जाए तो वो 1986 में दिखाई दिया गया था। तो इसके नेक्स्ट जो अगला धूमकेतु आएगा, हेली धूमकेतु आएगा, हेली पुच्छल तारा आएगा, वो 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। आपको ध्यान रखना है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। इसके अलावा आपको बल का मात्रक को भी ध्यान रखना है। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे बात करते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लिया। मैं आपको लाइव क्लास के दौरान बता चुका हूँ, सारे विटामिन के नाम बता चुका हूँ आपको, इसकी कमी से होने वाले रोग बता चुका हूँ। तो आप वो जरूर देखिए, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स होता है। और वयस्कों की बात की जाए, ठीक है, वयस्कों की बात की जाए तो वयस्कों में इसके कारण ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी को एक अन्य नाम भी है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये सारी चीज़ मैं आपको लाइव क्लास के दौरान बता चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें एक बार जाके। वायुमंडल में यूवी रेज या परावैंगनिक किरणों, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? कौन करती है? कौन सी लेयर करती है वायुमंडल की? तो वो कौन सी करती है? ओजोन परत करती है। इस कारण ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षात्मक परत भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षात्मक परत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है।
आगे बात करते हैं, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या की बात की जाए वो कितनी है? 206 है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज। कौन सी होती है? स्टेपेज। कहाँ पाई जाती है? कान में उपस्थित होती है। सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो सबसे बड़ी या लंबी अस्थि होती है फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ। जांघ में उपस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अस्थि होती है फीमर। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों यही क्वेश्चन आप अन्य लोगों द्वारा या अन्य विद्यार्थियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। दोस्तों आप भी अपने क्वेश्चन जो भी एग्जाम देके जाता है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।